There were several developments in different parts of the subcontinent during the long span of 1500 years following the end of हड़प्पन civilization. मतलब ये कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के समाप्त होने के बाद के जो 1500 साल गए हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होने के बाद के जो 1500 साल गए हैं, इन 1500 सालों में इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अलग-अलग इलाकों में कई सारे डेवलपमेंट्स या कई सारे चेंजेस आते हुए हमको समझ में आते हैं। हमको पता है पिछले चैप्टर में हमने पढ़ के खत्म किया था कि 1900 बिफोर कॉमन एरा आते आते इंडस वैली सिविलाइजेशन लगभग लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई थी। इसके शहरों को लोग छोड़कर चले गए थे, अबैंडन कर दिया था। एंड वक्त के साथ में वो शहर धीरे धीरे डिसलाइन में चले गए, लोग उनके बारे में भूल गए एंड वो सब खंडर हो गया, वो सब इतिहास हो गया। भारत की जो लाइफस्टाइल थी वो अर्बन लाइफस्टाइल से रूरल लाइफस्टाइल में कन्वर्ट हो गई एंड काफी सारे इसके साथ में और दूसरे भी जो प्रोमिनेंट बदलाव थे वो हमको आते हुए दिखे, हमको समझ में आए। ये पूरी कहानी 1900 बिफोर कॉमन एरा तक लगभग लगभग समाप्त हो गई थी। इसके बाद के जो 1500 साल गए, अब जो भी चेंजेस या जो भी बदलाव आ गए थे, प्रोमिनेंटली उस इलाके की अगर बात की जाए जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्सिस्ट करती थी, वहां की भी, और वो इलाके जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की रेंज में नहीं आते थे, वहां पर भी। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होने के बाद के जो 1500 साल गए हैं, उसमें हमको काफी सारे चेंजेस, काफी सारे प्रोमिनेंट बदलाव हिंदुस्तान में आते हुए दिखते हैं। काफी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट जो है हमको इस टाइम पीरियड में इंडिया में होते हुए समझ में आते हैं। सबसे पहला डेवलपमेंट या सबसे आप कह सकते हैं प्रोमिनेंट डेवलपमेंट जो होता है, वो ये है कि इन 15 सालों के बीच में कहीं पर किसी वक्त में, किसी टाइम पीरियड में इंडस रिवर और इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज पर रहने वाले लोग भारत के सबसे प्राचीन, सबसे पुराने ग्रंथ की रचना करते हैं, जिसका नाम है ऋग्वेद, या जिसको हम आज की तारीख में ऋग्वेद के नाम से जानते हैं। ये ग्रंथ या फिर ये जो पर्टिकुलर आप कह सकते हैं वेद है, इसको इंडस रिवर और इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज पर रहने वाले लोगों ने कंपोज किया था, इन्होंने इसको लिखा था। पहला सिग्निफिकेंट चेंज ये है। दूसरा जो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हमको देखने के लिए मिलता है, वो है एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स का इमरजेंस। एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स का मतलब क्या होता है? किसी एक जगह पर आप सेटल डाउन हो गए हैं, वहीं पर आपने खेत को जोतना शुरू कर दिया है, जमीन को जोतना शुरू कर दिया है। खेत या जमीन जोत कर आप वहां पर अपनी फसल उगाते हैं। वो फसल जब उगती है तो फिर उसको काटते हैं और उसी से फिर अपना काम चलाते हैं, उसी से फिर आप अपना भी पेट भरते हैं, अपने परिवार वालों का भी पेट भरते हैं, और एक जगह पर आप सेटल होकर रहने लगे। तो इस तरीके का सेटलमेंट जहां पर लोग एक पर्टिकुलर जगह पर सेटल हो जाते हैं एंड प्रोमिनेंटली एग्रीकल्चर को अपना प्रोफेशन बनाते हैं, एग्रीकल्चर को अपना पेशा बनाते हैं और उसी के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं, इस तरीके के सेटलमेंट्स को कहा जाता है एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स। एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स का इमरजेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद के जो 1500 साल गए हैं, उसमें हमको इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अलग अलग इलाकों में देखने के लिए मिलता है। कुछ इलाके जो पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट हुआ करते थे, या इंडस वैली सिविलाइजेशन जिस एरिया में फैला था, कुछ एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स उस एरिया में भी डेवलप होते हैं। कुछ एग्रीकल्चरल सेटलमेंट उससे बहुत दूर साउथ के इलाके में भी हमको देखने को मिलते हैं, कुछ ईस्ट के इलाके में भी हमको देखने को मिलते हैं। बट ये एक प्रोमिनेंट चेंज या फिर एक प्रोमिनेंट डेवलपमेंट समझ में आता है कि भारत के अलग अलग इलाकों में नए एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स निकल कर आना शुरू होते हैं। नॉर्थ इंडिया के इलाकों में भी होते हैं, डेक्कन प्लेट्यू में भी होते हैं, कर्नाटक के इलाकों में भी होते हैं। साथ ही साथ अब जैसे जैसे एग्रीकल्चर आगे बढ़ता है, तो एग्रीकल्चर के साथ में जो जुड़ी हुई दूसरी एक्टिविटीज हैं, पशुपालन हो गया या कैटल रियरिंग वगैरह हो गया, ये सारी चीजें भी जो हैं उसके साथ में जुड़ती हैं या फिर उनका भी इमरजेंस हमको होता हुआ दिखता है। तो इसी टाइम पीरियड में जब ये एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स निकल कर आ रहे थे, इसी वक्त में हमको दक्कन और दक्कन से नीचे की तरफ, डेक्कन एंड डेक्कन प्लेट्यू से नीचे की तरफ फर्दर साउथ में खास तौर पे पैस्टोरल पॉपुलेशंस भी देखने को मिलती हैं, जो पशुपालन करते हैं, जो एनिमल हस्बेंड्री में लगे हुए हैं। इस तरीके के लोग भी जो है हमको देखने को मिलते हैं। पशुपालन का भी हमें यहाँ पर एविडेंस समझ में आता है। New modes of disposal of the dead, including the making of elaborate stone structures known as megalith, emerged in Central and South India from first millennium before Common Era. In many cases, the dead were buried with a rich range of iron and weapons. तो 1000 बिफोर कॉमन एरा आते आते 1900 बिफोर कॉमन एरा में क्या खत्म हो गया? इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो गया, वहां से लगभग 900 साल निकलते हैं और उसके बाद में हम पहुंचते हैं 1000 बिफोर कॉमन एरा में। 1000 बिफोर कॉमन एरा के आसपास में हमको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती हुई दिखती है। हमको यह पता चलता है कि भारत में रहने वाले लोग, खास तौर पे मध्य भारत और मध्य भारत से नीचे साउथ की तरफ में अगर हम जाते हैं, इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने अपने जो मुर्दा थे, अपने जो डेड बॉडीज थी, उनके डिस्पोजल का तरीका बदल दिया है, या फिर एक नए तरीके से वो अपनी डेड बॉडीज का डिस्पोजल कर रहे थे। इसके पहले ये हो रहा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हमने देखा था कि हड़प्पन ये करते थे, अपने डेड्स को एक कब्र खोदते थे और उसमें दफना दिया करते थे। प्रोमिनेंटली ज्यादा से ज्यादा ये होता था कि उस कब्र को आप ईंटों की मदद से पक्का करते थे और उसमें जो मुर्दा है उसके साथ में जरूरत का कुछ सामान रख देते थे, जिसका ये मानना था इन लोगों का कि आफ्टर लाइफ में उसको इसके इस्तेमाल की जरूरत पड़ेगी। कुछ पॉटरी रख देते थे, थोड़ा बहुत सामान रख देते थे, एक शीशा रख दिया उसके साथ में कॉपर का। इस तरीके की चीजें जो है हड़प्पन अपने डेड्स के साथ में दफनाया करते थे। तो ये तरीका हमको पता था कि इस तरीके से ब्यूरियल होता था।
यहां से कहानी अब आगे बढ़ती है और 1000 बिफोर कॉमन एरा में हम ये देखते हैं, खास तौर पे मध्य भारत और मध्य भारत से नीचे की तरफ अगर आप साउथ की तरफ में चले जाओ, लोग अपने मुर्दाओं को दफनाते हैं और उसके ऊपर फिर बड़े बड़े स्टोन से स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये चीज नहीं हो रही थी, वहां पर बहुत सिंपल किस्म की कब्रें बनाई जा रही थी, उसके ऊपर अलग से कोई टॉम वगैरह डेवलप नहीं हो रहा था। यहाँ पे मगर ये इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट निकल कर आता है कि मध्य भारत और मध्य भारत से नीचे की तरफ साउथ के इलाके में 1000 बिफोर कॉमन एरा के आसपास से लोग अपने मुर्दे दफना रहे हैं और उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर से एक स्टोन स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये जो स्टोन स्ट्रक्चर या फिर ये जो इलाबोरेट बड़े बड़े पत्थर आपकी कब्रों के ऊपर रखे जा रहे थे, इनको नाम दिया गया है मेगालिथ। अब वो उसको क्या बोला करते थे हमें नहीं पता, मगर हम अपनी तरफ से हिस्टोरियंस या फिर आर्कियोलॉजिस्ट इन तरीके की जो कब्रें हैं जिसके ऊपर पत्थर काफी बड़े बड़े रखकर इलाबोरेट स्ट्रक्चर्स या टोम्स का निर्माण किया गया है, इसको हिस्टोरियंस आज की तारीख में बोलते हैं मेगालिथ। इन मेगालिथ को जब खोदा गया तो उसमें हमको एक बात और पता चलती है कि बड़ी मात्रा में इन अपने मुर्दाओं को दफनाते वक्त में लोग इनके साथ में आयरन के टूल्स और वेपन्स को रखा करते थे। यानी कि यहां से एक इंटरेस्टिंग बात समझ में आ रही है कि लोगों को लोहे का इस्तेमाल करना आ गया था और वो लोहे की मदद से काफी प्रोमिनेंट मात्रा में टूल्स वगैरह बना रहे थे। और फिर वही बात कि मुर्दे के साथ में अगर वो आयरन टूल्स को दफना रहे हैं, आयरन टूल्स के साथ में वेपन्स को दफना रहे हैं, इसका मतलब इन लोगों का भी आफ्टर लाइफ में भरोसा था, जिस तरीके से हड़प्पन्स का आफ्टर लाइफ में भरोसा था। एंड इनको भी ये लगता था कि भाई हमारा जो मुर्दा है जिसको हमने दफनाया है, इसकी जो अगली जिंदगी होगी मृत्यु के बाद की, उसमें उसको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए इन सारी चीजों के साथ में, इन सारे टूल्स के साथ में इनको दफन किया जा रहा था। मैं आपको इनकी फोटोग्राफ दिखाता हूं तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये देखिए, तो ये जो स्टोन का पूरा स्ट्रक्चर ये बनाकर तैयार किया गया है, इसको मेगालिथ बोला जाता है। थोड़ा बड़ा कर देता हूं। जो मुर्दा है इसके नीचे दफन है और उसके ऊपर फिर आपने इस तरीके से इलाबोरेट एक स्टोन का स्ट्रक्चर बनाया, इसके ऊपर इस तरीके से एक पत्थर वगैरह रख दिया और इसके अंदर काफी सारे आयरन से बने हुए टूल्स और वेपन्स वगैरह को रखकर उसको साथ में दफनाया गया। ये मेगालिथ है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में इस तरीके की एक भी कब्र नहीं मिली जिसमें कब्र में मुर्दे को दफनाने के बाद ऊपर इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाए गए। उसके बाद के 900 साल की लेयर्स में भी अगर देखा जाता है तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। प्रोमिनेंटली 1000 बिफोर कॉमन एरा के आसपास से ये चीज मध्य भारत और मध्य भारत से नीचे की तरफ में ही आपको देखने को मिलती है। नॉर्थ में तब भी आपको इतना नहीं देखने को मिलता। और फोटोग्राफ देखना है, ये एक और मेगालिथ है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए इसे, तो आपने मुर्दा दफन कर दिया, मुर्दे के ऊपर आपने पत्थर रखा, पत्थर के ऊपर एक और पत्थर रखा और इस तरीके से एक इलाबोरेट स्ट्रक्चर बनाया। अच्छा, इस तस्वीर की खासियत यह है कि इसमें ध्यान से देखिएगा, ये एक पूरा का पूरा आप कह सकते हैं शायद एक सिमेट्री है जहां पे मुर्दे दफनाए ही जाते थे या फिर इस पूरे जगह का इस्तेमाल मुर्दे दफनाने के लिए ही होता था। ध्यान से देखिएगा, ये तो खैर फोकस किया हुआ है तो बड़ा सा आपका मेगालिथ ब्यूरियल दिख रहा है। पीछे की तरफ में भी देखिए, यहाँ पर एक मेगालिथ ब्यूरियल है, ये एक और मेगालिथ ब्यूरियल है, ये एक और है। तो इस तरीके से प्रोमिनेंटली 4-5 मेगालिथ ब्यूरियल इस तस्वीर में हमको देखने को मिल रहा है। ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, उसके पीछे का उतना बड़ा नहीं है, उसके पीछे का भी इस वाले से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, ये दोनों लगभग लगभग बराबर हैं, ये थोड़ा सा छोटा है। तो इससे अपने को एक शायद समझ में आ रहा है कि ये जो व्यक्ति दफनाया गया है इस पर्टिकुलर मेगालिथ में, ये जो व्यक्ति दफनाया गया है, ये सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ज्यादा वेल टू डू रहा होगा, ज्यादा अच्छी आर्थिक स्थिति में रहा होगा इन पीछे वालों की अपेक्षा, तभी इसका मेगालिथ कंपैरेटिवली इनसे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा साइज और शेप में हमको देखने को मिल रहा है। तो ये जो हम लोगों ने हड़प्पन को पढ़ते वक्त पढ़ा था कि इस तरीके से आप दफनाने के तरीके से सोसाइटल डिफरेंस थोड़ा सा समझ सकते हो, तो एक हल्का सा अंदाजा हमको यहाँ पे लगता है। बट प्रोमिनेंट बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ या जो कहना चाह रहा हूँ, हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों, खास तौर पे मध्य भारत से लेकर साउथ इंडिया तक के लोगों में 1000 बिफोर कॉमन एरा के पास में हमें ये बात इंटरेस्टिंग समझ में आती है कि इन्होंने अपने मुर्दों को दफनाने का तरीका जो है थोड़ा सा बदला था। एक और फोटोग्राफ देखिए, ये मेगालिथ, ये वाला मेगालिथ थोड़ा सा और ज्यादा इलाबोरेट है। यहाँ पे 3-4 पत्थर रखकर उसके ऊपर आपने इस तरीके से एक शेड डाला है, यहाँ पे 2-3 पत्थर रखकर इस तरीके से उसके ऊपर एक शेड डाला है और पूरी एक अच्छे से जो है टूम या फिर एक अच्छे से जो है कब्र के ऊपर एक स्ट्रक्चर को बनाकर तैयार किया है। तो ये प्रोमिनेंट चीज जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमको होती हुई दिखती है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये चीज हमको समझ में आती है। इसके आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, मेगालिथ के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब मेगालिथ को ट्रेस करना शुरू किया गया कि हमको मेगालिथ प्रोमिनेंटली कहाँ-कहाँ पर मिले हैं और इनको फिर जब इंडिया के मैप के ऊपर प्लॉट किया गया, तो हमको पता चला कि यहाँ से कहीं से मेगालिथ आपको मिलना शुरू होते हैं। एंड इस जैसे-जैसे आप नीचे की तरफ में आते चले जाते हो, वैसे-वैसे मेगालिथ का जो कंसंट्रेशन या डेंसिटी है वो बढ़ती चली जाती है। मतलब ये जो भी वजह से या जिस भी किसी कारण से लोगों ने इस तरीके के दफनाने का तरीका डेवलप किया था, प्रोमिनेंटली उसका सबसे ज्यादा बोलबाला आपको पेनिनसुला का जो इलाका है, साउथ का जो इलाका है या सदर्न स्टेट्स जो आज की तारीख में है हमारे, इस क्षेत्र में देखने के लिए मिलता है। और उसमें भी इसका जो सबसे ज्यादा जोर था वो कर्नाटक का कुछ पोर्शन, केरला का एक बड़ा इलाका और तमिलनाडु का एक बड़ा पोर्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए ये मिलता है। वैसे तो पूरे के पूरे साउथ में यहाँ से या मध्य भारत से नीचे की तरफ में सारी चीजें होती हुई दिख रही हैं, मगर प्रोमिनेंटली सबसे ज्यादा जोर जो इस चीज का था वो साउथ में था। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मेगालिथ ब्यूरियल सबसे ज्यादा प्रैक्टिस अगर कहीं पर हुआ है प्रोमिनेंटली, तो वो जगह आपका सदर्न पेनिनसुला है। साउथ में भी खास तौर पे केरल हो गया, कर्नाटक का जो नीचे का पोर्शन है सदर्न कर्नाटक हो गया, एंड तमिलनाडु का जो इलाका है, यहाँ पर ये चीज ज्यादा प्रैक्टिस होती हुई दिखती है।
From 6th century before Common Era, there is evidence of other trends as well. The most visible was the emergence of early states, empires, and kingdoms. Underlying these political processes were other changes evident in the way in which agricultural production was organized. Simultaneously, new towns appeared almost throughout the subcontinent. ऑलमोस्ट थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो मेगालिथ ब्यूरियल हो गया, ऋग्वेद का लिखना हो गया, एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स और पैस्टोरलिस्ट का दिखना हो गया, ये सारी चीजें अपनी जगह ठीक है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते आपके पास में और इंटरेस्टिंग एविडेंसेस नए नए ट्रेंड्स के आपको इंटरेस्टिंग एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें यह है कि फिर से आप कह सकते हैं 1900 बिफोर कॉमन एरा में हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो जाने के लगभग 1500 साल के बाद में, 1400-1500 साल के बाद में फिर से भारत की भूमि पर इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर 600 बिफोर कॉमन एरा आते आते आपको फिर से नए शहरों का उदय होते हुए दिखता है, नए राज्य, नई अथॉरिटीज जो हैं डेवलप होती हुई दिखती हैं। ठीक है, लगभग 1400-1500 साल के बाद में अब ये नए तरीके का ट्रेंड जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट की जमीन पर आपको होता हुआ दिखता है। इसमें नए स्टेट्स का इमरजेंस होता है, नए एम्पायर्स का उदय होता है और नई किंगडम्स जो है उनका बनना शुरू होता है। कैसे ये पूरी की पूरी प्रोसेस हुई आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, मगर 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के बाद से ये चीज, इसके एविडेंसेस हैं, ये ज्यादा क्रिस्टलाइज होती हुई समझ में आती है। प्रोसेस शायद इसके पहले शुरू हो गया होगा, छठी, सातवीं, आठवीं शताब्दी में कुछ इस तरीके की पॉलिटिकल प्रोसेसेस वगैरह का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया होगा, मगर इसका जो बेसिक क्रिस्टलाइजेशन है वो 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के आसपास में हमको देखने के लिए मिलता है। अब सवाल उठेगा कि इसी टाइम पीरियड में ये सारी चीजें क्यों हो रही थी, इसी वक्त में आखिर आपको छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही नए स्टेट, नए एम्पायर और नई किंगडम्स डेवलप होते हुए क्यों दिखे? इसका जवाब यह है कि इस टाइम पीरियड तक वैसे तो कई सारी चीजें थी जिसके चलते ये पूरी पॉलिटिकल प्रोसेस जो है मोशन में आ गई थी, मगर सबसे इंपॉर्टेंट रीजन इसके पीछे था एग्रीकल्चर का ऑर्गेनाइज होना या फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइजेशन। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बड़ी मात्रा में लोग एग्रीकल्चर में लग गए हैं, एग्रीकल्चर में खेती बाड़ी होने लगी, एग्रीकल्चर में लग गए, एग्रीकल्चर के ऊपर आश्रित हो गए। सब लोगों के अपने अपने काम बढ़ गए हैं कि भाई खेती बाड़ी में खेती किसानी कौन करेगा, फसल को कौन काटेगा, फसल को काटने के बाद में उसको कहाँ पे बेचा जाएगा, उससे फिर बदले में सामने वाला जो है उसको पैसा मिलेगा या क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। इस तरीके से बीज लगाने से लेकर फसल बनाने तक, वो फसल बनाने के बाद में उसको काटने के बाद उसको बेचने तक और उसके बाद उससे जो भी बनना है, इन सारी चीजों की अलग अलग जो आपकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं प्रोडक्शन की, अब सब डिसाइड हो गई थी और सबने अपने अपने जो है जिम्मेदारियां संभाल ली थी कि कौन आपका फसल लगा रहा है, कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, कौन उसको जो है पीस कर आटा बना रहा है उसमें से, या जो भी उससे वेरियस दूसरे प्रोडक्ट्स वगैरह बन रहा है, वो सारी चीजें कर रहा है। क्योंकि एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज हो गया है, सब लोगों ने अपने अपने काम पकड़ लिए हैं। अब इस वक्त में आपको जरूरत पड़ेगी आपके इस पूरे के पूरे प्रोफेशन की सिक्योरिटी की। लोग चाहेंगे कि अब या तो आप खेती बाड़ी कर सकते हो, खेती बाड़ी नहीं तो फिर आप या तो फिर आप चौकीदारी कर लो, दोनों काम साथ में नहीं हो पाएंगे। या तो आप खेती बाड़ी में पूरा मन लगा के अपना काम करो, या आप पूरे टाइम डरे रहो कि कोई आप पे हमला ना कर दे, कोई आपका आपके जो भी धन और बाकी सारी चीजें हैं वो चुरा के ना ले जाए, आपकी फैमिली की लाइफ जो है वो खतरे में ना पड़ जाए। तो पूरे टाइम या तो चौकीदारी करो, सतर्क रहकर, चौकन्ना रहकर, तो फिर आपकी खेती बाड़ी नहीं हो सकती। और अगर खेती बाड़ी करोगे तो चौकीदारी करने के लिए, आपकी सिक्योरिटी के इंतजाम के लिए आपको किसी की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक बहुत प्रोमिनेंट फैक्टर था कि भाई हम लोग अपना काम निर्भीक होकर कर सके, हमारी सिक्योरिटी की जो है इंश्योरिटी रहे, किसी को गारंटी लेना पड़ेगी। अब जो आदमी सिक्योरिटी की गारंटी लेगा उसके हाथ में ऑब्वियस सी बात है पावर आएगी। तो यहां से नए नए राज्यों का, नई नई किंगडम्स का, नए नए आपके अंपायर्स का उदय हमको देखने को मिलता है। और प्रोमिनेंट रीजन उसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की पूरी एक्टिविटी का ऑर्गेनाइजेशन और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी की एक्टिविटी का ऑर्गेनाइजेशन के बाद में ये सवाल कि आखिर इन लोगों को निर्भीक होकर एग्रीकल्चर करने का पूरा मौका दिया जाए, इनकी सिक्योरिटी और इनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी जो है उसको इंश्योर किया जाए। यहां से जो है एक बहुत ज्यादा पुश मिलता है इस पूरी की पूरी अंपायर बिल्डिंग, स्टेट्स की बिल्डिंग और किंगडम्स की बिल्डिंग को। साइमल्टेनियसली न्यू टाउन्स अपीयर्ड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द सबकॉन्टिनेंट। अब क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में आपका जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो रहा था, जितना आपको अपने जरूरत के लिए चाहिए, आप उससे 10-10, 20-20 गुना अगर अनाज उगा रहे हो, अपने पूरे गांव को खिलाने की या फिर आपको अपने पूरे शहर को खिलाने की अगर आपकी हैसियत हो गई और उससे ज्यादा मात्रा में अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, इसका मतलब अब आप ये अनाज किसी और के साथ में भी शेयर कर सकते हो। यहां से व्यापार बढ़ना शुरू हुआ। जब व्यापार बड़ी मात्रा में बढ़ना शुरू हुआ, लोग एक से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे गांव आने लगे, गांव में धीरे धीरे समृद्धि आई, तो धीरे धीरे गांव बढ़कर आपके टाउन्स बनने लगे। यहां से एग्रीकल्चरल के प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन के चलते ना सिर्फ नए राज्य, नए स्टेट, नए अंपायर बने, मगर साथ ही साथ हिंदुस्तान में एक तो ट्रेड बढ़ना शुरू हुआ और इस ट्रेड के बढ़ने के चलते नए नए टाउन्स, नए नए जो आपके सिटीज हैं, उनका इमरजेंस भी आपको इंडियन सबकॉन्टिनेंट में देखने के लिए मिलता है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद में लगभग आपके 1400-1500 साल के बाद में अब हमको ये देखने को मिलता है कि हिंदुस्तान में रूरल लाइफ से अर्बन लाइफ की तरफ हम लोग फिर से लौट रहे हैं, या फिर अर्बन लाइफ नए शहरों के उदय के साथ में, नए शहरों के इमरजेंस के साथ में हिंदुस्तान में दोबारा जो है पनपती है, दोबारा वो यहां पर अपना कदम रखती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग चेंज था।
अब सवाल ये आता है कि भैया 1500 साल में ये हो गया, छठी शताब्दी ईसा पूर्व से ऐसा होने लगा, नए राज्यों के बनने के पीछे एग्रीकल्चर का ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, बंपर पैदावार होने लगी तो उसके चलते ट्रेड बढ़ गया और ट्रेड के चलते नए शहर बनने लगे और सारी चीजें हो गई। ये सब तुम्हें कैसे पता? सपना तो आया नहीं होगा। ये सारी बातें आखिर तुम्हें कैसे पता, या फिर अगर तुम बोल रहे हो कि इस वक्त में हुआ था तो इसका तुम्हारे पास में एविडेंस क्या है, क्या तुम्हारे पास में लॉजिक है जिसके बेसिस पर तुम ये सारी की सारी बातें कर रहे हो? तो इसका जवाब यह है कि सारे जो ये एस्पेक्ट्स हैं, इन सबको समझने के लिए, इन सबको स्टडी करने के लिए, इन सब के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट इन कुछ पर्टिकुलर सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। चाहे आपका हिस्टोरियन हो, चाहे आपका आर्कियोलॉजिस्ट हो, इन पर्टिकुलर सोर्सेस को स्टडी करता है, इनके ट्रेंड्स को समझता है और इनकी मदद से फिर किसी भी टाइम पीरियड की हिस्ट्री लिखी जाती है। ये जो आपके 1200 साल हैं, इस टाइम पीरियड की हिस्ट्री को समझने के लिए जो प्रोमिनेंट सोर्सेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें सबसे पहले तो आपके इंस्क्रिप्शंस या फिर शिलालेख आ जाते हैं। पत्थर के ऊपर लिखे हुए कई सारे शिलालेख मिले हैं, ताम्रपत्रों के ऊपर लिखे हुए कई सारे आपके इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जिसमें किसी राजा के बारे में पता चलता है। राजा ने किसी को दान दे दिया, राजा ने किसी को कोई इंस्ट्रक्शन दे दिया, राजा ने किसी के ऊपर चढ़ाई कर दी। तो इस तरीके से उस राजा के बारे में कब वो हुआ था, क्या-क्या उसने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें करी थी, इस तरीके की चीजें आपको पता चलती हैं शिलालेखों की मदद से या इंस्क्रिप्शन से। दूसरा, इस टाइम पीरियड में जो ग्रंथ या टेक्स्ट लिखे गए थे, उससे हमको इस टाइम पीरियड को समझने में मदद मिलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन 1500 सालों में हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म होने के बाद के ऋग्वेद को लिखा गया था इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी में रहने वाले लोगों के द्वारा। अब ये जो टेक्स्ट इन्होंने लिखकर छोड़ दिया उस वक्त में, धीरे-धीरे जैसे-जैसे टेक्स्ट वक्त के साथ में आगे बढ़ा, इसमें मॉडिफिकेशंस भी हुए, मगर हिस्टोरियंस को जैसे-जैसे इसके अलग-अलग वर्जन्स मिलते चले जाते हैं, उन सबको स्टडी करके, उनको कंपेयर करके, कंटेक्स्ट को समझ के भी इस टाइम पीरियड का जिसमें इसको लिखा गया था, जिस वक्त में इस टेक्स्ट की रचना हुई थी, उसको समझने में हमको काफी ज्यादा मदद मिलती है। तीसरा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है सिक्के। इस टाइम पीरियड में किस तरीके के सिक्के चलना शुरू हुए, कैसे-कैसे जैसे-जैसे हम वक्त में आगे बढ़े तो इन सिक्कों में बदलाव आया, उन बदलावों को, उन वेरिएशंस को, उन चेंजेस को भी हम समझते हैं। किन मटेरियल के या फिर किस मेटल के सिक्के सबसे पहले चले, सोने के सिक्के कब चलना शुरू हुए, सोने के सिक्के कितने बड़े थे, कितने भारी थे, कितनी मात्रा में मिले। इस सारी चीजों को भी जब हम स्टडी करते हैं तो हमें काफी कुछ समझ में आता है कि लोगों की उस वक्त में लाइफस्टाइल कैसी क्या हुआ करती थी। एंड इसके अलावा जो भी विजुअल मटेरियल्स आपके पास में अवेलेबल है, विजुअल मटेरियल्स के नाम पे आपके पास में या तो उस टाइम पीरियड का कोई बिल्डिंग या कोई भी इस तरीके की चीज हो गई, कोई चित्रकारी हो गई उस टाइम पीरियड की, उस टाइम पीरियड का कोई ऐसा कोई दूसरा सामान हो गया जिसको आप आंखों से देख सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं। इस तरीके के मटेरियल्स का भी इस्तेमाल प्रोमिनेंटली जो है किया जाता है। इन सबको स्टडी किया जाता है, इन सबको स्टडी कर कुछ पैटर्न्स जो है उनको तलाशने की कोशिश की जाती है। इन पैटर्न्स को स्टडी कर बार-बार फिर उसके बाद में क्रॉस चेक किया जाता है। जब एक सर्टेन तरीके का आपको पैटर्न डेवलप होता हुआ दिखता है, हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट एक मत होते हैं किसी बात पर, तो फिर कुछ कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं। और उन कंक्लूजन्स की मदद से फिर इस इतिहास की, इस टाइम पीरियड की हिस्ट्री को जो है लिखा जाता है, इसको जो है फिर क्रमबद्ध किया जाता है। वक्त के साथ में फिर अगर आपको और ज्यादा नए एविडेंसेस मिलते हैं और उन एविडेंसेस की मदद से अगर आपके जो पैटर्न्स निकल कर आए हैं ये और ज्यादा मजबूत होते हैं, आपके जो निष्कर्ष या कंक्लूजन्स हैं वो और ज्यादा जो है सटीक बैठते हैं, तो आपकी हिस्ट्री की राइटिंग को और ज्यादा आप कह सकते हैं बल मिलता है। और अगर आपको कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो आपके पैटर्न्स या फिर आपके कंक्लूजन के कॉन्ट्रडिक्शन में जा रहा है, तो फिर आप अपनी हिस्टोरिकल राइटिंग को चेंज करते हो, वक्त के साथ में इसमें फिर जो भी मॉडिफिकेशंस आना है वो करते हो, और इस तरीके से धीरे 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 एक वक्त के इतिहास को ग्रेजुअली हम लोग बेहतर से बेहतर तरीके से समझते चले जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो चीज है, बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं इससे कि हिस्ट्री की राइटिंग, किसी वक्त को समझ के उसके वक्त के कालखंड के इतिहास को लिखना एक बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एंड कई बार एक तो आपके सोर्सेज आपको पूरी कहानी नहीं बताते, कई बार आपको अटकलें लगाना पड़ती हैं, कई बार आपके निष्कर्ष चेंज हो जाते हैं, कई बार आपके निष्कर्ष एकदम 360 डिग्री बदल जाते हैं। कई बार नई टेक्नोलॉजीज आने के बाद आप चीजों को जिस तरह से देख रहे हैं उसको देखने का नजरिया बदल जाता है। बट द पॉइंट इज कि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है और ये धीरे धीरे इवॉल्व करती है। इसमें कई जगहों पर आपको अनुमान भी लगाना पड़ता है और कई जगहों पर आपको एविडेंसेस जिस तरीके से मिल रहे हैं, चाहे वो कैसे भी आपको फील हो, आपकी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के खिलाफ जाए, आपके अंडरस्टैंडिंग के सपोर्ट में रहे, आपको उनको एक्सेप्ट कर उसके हिसाब से हिस्टोरिकल राइटिंग करना पड़ती है। और वही चीज इस चैप्टर में की गई है और उसी के बेसिस पर इन 1200 सालों का जो कालखंड रहा है, इनका इतिहास हमारे हिस्टोरियंस ने हमारे लिए लिखकर तैयार किया है। सो ये तो अपना इंट्रोडक्शन हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ में, जिसका नाम है प्रिंसेप एंड पियादसी। देखते हैं इसे।